नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे जानी मानी कथाकार डॉक्टर संगीता झा की कहानी बहन जी। तो आइए सुनते हैं कहानी। भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके दिए ये रिश्ते साथ रहते हैं। खून और रेशम की डोर से बंधे इन रिश्तों की मौत भी खुद की मौत के साथ होती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये रक्षाबंधन हर साल मेरे खून में उबाल लेकर आता है। सारा बचपन रेशम को बांध नया ब्रश ले राखी बनाने में गुजारा। रेशम की लड़कों ब्रश से तराश उस पर रंग बिरंगे सितारे और चमकी चिपका भाइयों की कलाई पर बांधा। कहीं से कोई लालच न था कि कुछ मिल जाए या भाई कुछ दें। वो तो अम्मा ही हाथ में 2 रुपए धर देती थी। बचपन में भाई न केवल मेरे भाई बल्कि मेरे परम मित्र भी थे। सो राखी का त्योहार हमारी दोस्ती को और मजबूत करता था। रिश्ते के भी कई कजिन थे। अम्मा कहती, सगे भाई तो हैं ही घर पर, फिर कहाँ जरूरत है भाई ढूंढने की। सबका जिंदगी को लेकर अपना अपना फलसफा रहता है। अम्मा की ही सोच जिंदगी में घर कर गई। भाइयों के साथ ही खेल कूद बड़ी हुई तो मुझ में लड़की जैसी ना तो नजाकत थी और ना ही स्वभाव ही लड़कियों सा था। एक चलती जुबान में मुझे टॉम बॉय कहा जा सकता था। नैन नक्श तो अच्छे थे, सो बड़े होने पर उन्हीं लड़कों से खेलते वक्त कभी कभी शरीर में सुरसुरी, कभी एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी। अब अपने बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं। उन दिनों किसी ने सिखाया नहीं था, इसलिए हर बैड टच को अपने मन का वहम सोच दिल से निकाल फेंका। पर दिल तो दिल है, वो भी एक लड़की का, सो धड़का जरूर। पर जिसके लिए धड़का उसी ने अपना प्रेम पत्र मेरे द्वारा ही अपनी धड़कन को भिजवाया। हाथ में लिफाफा पकड़े धीरे से बुदबुदाते हुए पास बुलाया, गुड्डी जरा इधर तो आओ चुपचाप। ये गुड्डी भी चुपचाप लंबी लंबी सांसें और धड़कते दिल के साथ जा पहुंची। लगा भगवान ने उनके दिल की सुन ली और ये लिफाफा इस गुड्डी के लिए ही है। उसने ताना मारा, ये क्या हुआ तुम्हें? थोड़ी देर रुको, आराम से सांस लो। सुनो, ये बहुत ही नाजुक काम है, केवल तुम ही कर सकती हो। मेरा ये पैगाम मंजू तक पहुंचा देना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लीज प्लीज कर दो। चिट्ठी के साथ एक चॉकलेट भी दी। दिल का स्वाद बड़ा बदमजा सा हो गया। आंख में आंसू आ गए। अंदर एक गंदी सी सोच ने जन्म लिया कि अगर तुम मेरे नहीं तो मंजू का भी नहीं होने देंगे। सीधे मंजू के घर पहुंच मंजू की अम्मा चौबे आंटी के सामने ही मंजू को लिफाफा दिया। आंटी ने मंजू के हाथ से लिफाफा लेकर थोड़ा सा पढ़कर फाड़ दिया। उसके बाद मंजू की दे पिटाई और हमारी अच्छाई की सराहना। देखो गुड्डी को कितना अच्छा पढ़ती है, सुंदर है, पर क्या मजाल कोई उसे चिट्ठी उसके लिए दे। तुम ही जरूर ताका झांकी करती होगी। वो तो भला हो गुड्डी का जो हमारे सामने ही चिट्ठी दी, नहीं तो पता नहीं का हो। तो हमने भी भोलेपन का जामा ओढ़कर कहा, आंटी मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने हमें दिया और कहा मंजू को दे दो। हमारा चेहरा और इमेज दोनों ही ऐसी थी कि आसानी से विश्वास कर लिया गया। उसके बाद मंजू के घर पर एक बैठक हुई, मंजू के पापा, भाइयों और उन महाशय की जिनके लिए हमारा दिल धड़का था। दोनों परिवार की मौजूदगी में मंजू ने उन महाशय को राखी बांधी और चौबे परिवार में अचानक बिना मुहूर्त और राखी त्योहार के रक्षाबंधन मनाया गया। अभी भी दो दिलों को तोड़ने की कसक चुभती है, पर क्या करते, हमारे दिल को उस समय शांति मिली। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि किसी ने फिर हमें डाकिया नहीं बनाया और ये भी पता चला कि रक्षाबंधन कभी भी मनाया जा सकता है, सिर्फ राखी की जरूरत होती है। थोड़ी बड़ी हो जब कॉलेज पहुंची तो दिल में फिर एक हुक सी उठी कि यहाँ तो हमारे अरमानों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉलेज एक तो दूसरे शहर में था,
दूसरे यहाँ कोई पुरानी पहचान ही बाकी नहीं थी। कक्षा में 40 लड़के और 4 लड़कियां थीं। इंजीनियरिंग वैसे भी कम लड़कियां पढ़ती थीं। मन में आशा ही नहीं, पक्का विश्वास था कि यहाँ जरूर हम किसी न किसी की धड़कन बनेंगे। लेकिन फिर किस्मत की मार, पूरी क्लास मीता पर मरने लगी, जिसे भगवान ने फुर्सत से बनाया था। हमारा गणित बहुत पक्का था, इससे लड़के भी कभी कभी हमारी मदद लेते थे। फिर किस्मत ने हमें उनका दोस्त बना दिया। प्यार तो बहुत करते थे, पर भाइयों की बहन बनाकर। सीनियर बैच में एक लड़का था जो हमारी पुरानी धड़कन को जानता था और उसे मंजू तक पत्र पहुंचाने वाला वाकया भी मालूम था। उन दिनों रैगिंग भी बहुत हुआ करती थी। उसने हमें क्लास में जाने से रोक लिया और बाहर थोड़ी दूर ले जाकर अपने दोस्त का दिल तोड़ने का बदला उस दिन लिया। उसने अपनी जेब से करीब 10 राखियां निकाली और हमसे 10 सीनियर लड़कों के हाथों में बंधवाई। सारे लड़के कोरस में गाने लगे, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में हमारी गुड्डी बहना है। हमें तो जैसे काटो तो खून नहीं। उस दिन हम ना रहे और मैं बन गए। वापस क्लास में आकर भी मैं सुबकती रही। बाकी 3 लड़कियों को तो इल्म भी नहीं था कि मेरे साथ क्या घटा है, और ना ही मेरी बताने की हिम्मत थी। दूसरे दिन ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई और लोग मुझे देखकर बातें करने लगे। दिखने और पढ़ने दोनों में ही मैं बहुत अच्छी थी। इससे न केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी हैरान हो गए। दिल इतना आहत हुआ कि इसकी शिकायत खुद से भी नहीं करना चाहती थी। बहन जी जिंदाबाद के पोस्टर सारे कॉलेज और कॉमन रूम में चिपक गए। अब तो सच में भी कोई रिश्ते का भाई बहन जी कह पुकारता था तो मैं गुस्से से लाल हो जाती थी। सगे भाइयों को भी राखी भेजना बंद कर दिया। अम्मा अपनी तरफ से ही उन्हें राखी भेज देती और कह देती, गुड्डी घर पर रख गई थी, बड़ी आलसी है, मुझे भेजने को कह गई है। मेरे मन की व्यथा मेरे सिवाय कोई नहीं समझता था, न समझ सकता था। घूरे के भी दिन फिरते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी डॉग हैज अ डे। की तरह भगवान को मुझ पर दया आई और उसने मुझ बहन जी पर दया की। मेरी आंखों की भिड़ंत 2 जोड़ी आंखों से होने लगी। पहले तो ये मन का भ्रम लगा, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगा तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। ये सिलसिला महीनों चला। चूंकि वे आंखें मेरी ही क्लास में तो थीं जरूर, लेकिन प्रैक्टिकल बैच अलग अलग थे। इससे मैं ना तो उन आंखों के मालिक का नाम, धर्म और रंग जानती थी और ना जानना चाहती थी। मुझ पर तो बस अर्जुन की तरह खुमारी चढ़ी थी। उन आंखों से लड़ती तो मेरी आंखें थीं, लेकिन सिहरन पूरे बदन में होती थी। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रहती थी। सचमुच प्यार खामोश कितना अच्छा और सच्चा होता है। सारी परेशानी तो तब होती है जब खामोशी टूटती है। सो इस खामोशी का टूटना भी दिल में बड़ा दर्द ले आया था। ये उन दिनों की बात है जब कान्यकुब्ज तिवारी जी की बेटी का विवाह सरयू पारी पांडे जी के बेटे से तक होना संभव नहीं था। उन्हें भी घर से भागना पड़ा था। और यहाँ तो मैं जिससे आंखें लड़ा रही थी वो नमाज पढ़ने वाला था। इसका शक तब हुआ जब वो शुक्रवार की हर दोपहर को करीब करीब गायब ही रहता था। और तो और इसकी पुष्टि तब हुई जब मेरे कानों ने उसे अपने एक दोस्त को कहते सुना, नमाज पढ़ के आता हूं। डर के मारे घिघी बंध गई। सपना देखने लगी कि मेरा कॉलेज छुड़वा दिया गया और मैं बाबूजी से लड़ रही हूं। ना, मैं नहीं छोड़ूंगी कॉलेज। आप मेरे भाग्य विधाता नहीं हैं। मैं नहीं मानती धर्म जाति, ये तो इंसानों की बनाई हुई बेड़ियां हैं। बड़ी मुश्किल से तो बहन जी का लेबल हटा है। आप समझ नहीं सकते मुझे कितना आत्मविश्वास उन आंखों ने दिया है। अब मैं उस दुनिया में जाना छोड़ दूं? नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं। जोर जोर से चिल्ला रही थी कि रूममेट ने झकझोर कर उठाया। वो भी चिल्लाई, व्हाट हैपेंड? वाई आर यू शाउटिंग लाइक दिस? मैं शर्म से लाल, कहीं भांडा ना फूट जाए।
क्योंकि आंखों की कारस्तानी केवल मुझे ही मालूम थी। नथिंग नथिंग, इट वॉज अ बैड ड्रीम, उससे कहा। बात आई गई हो गई। सप्ताहांत में घर जा धीरे से अम्मा से कहा, अम्मा, हमारे कॉलेज में एक ब्राह्मण लड़की का एक मुसलमान से अफेयर चल रहा है। अम्मा तो राम राम कहे पूरे घर में गंगा जल छिड़कने लगी। तू तो दूर ही रही हो ऐसी लड़की से। बेचारे माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं लड़कियों को ये दिन देखने के लिए। हमारा जमाना ही अच्छा था, घर के अंदर बंद रहो, कोई चक्कर नहीं। अम्मा दूर से ही चिल्लाई। अब क्या किया जाए? पहली बार किसी ने मन के तारों को छेड़ा था। आंखों से उठती हुई लहर पूरे बदन में समाती थी जब भी मेरी आंखें उन आंखों से मिलती थीं। इस अनुभूति को किसी से कहने में भी डर लगता था, क्योंकि उस जमाने में कई लव स्टोरीज खुद ही अनकही दम तोड़ देती थीं। कुछ दिनों तक तो रात क्या, दिन में भी उठते बैठते सपने देखती। और तो और ये सपने धारावाहिक की तरह सताते। लगता ये दुनिया छोड़ उन महाशय को ले कहीं उड़न छू हो जाऊं। जिंदगी इसी कश्मकश में गुजर रही थी कि घर में मेरी शादी की बातें चलने लगी, जिसका कारण भी मैं ही थी। मैंने ही तो अम्मा से अपनी काल्पनिक ब्राह्मण सहेली और उसके मुसलमान आशिक का जिक्र किया था। अब भोगना भी मुझे ही था। किसी तरह साहस जुटाकर बचपन की एक दोस्त, जिसका नाम फातिमा था, का दरवाजा खटखटाया। दोस्ती करने के बहाने एक संडे उसके घर गई। बाप रे, घर के अंदर से आती मांस की खुशबू, पर मेरे लिए तो वो बदबू थी, से सर चकराने लगा। मुझे देख वो भी आश्चर्य में आ गई। अंदर से नकाब पहनी उसकी भाभी आई, जिसने हाथों में भी काले दस्ताने पहन रखे थे। फातिमा एक तामचीनी की सफेद प्लेट में कटे हुए कुछ फल लेकर आई। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। फातिमा तो मुझे देख बड़ी प्रसन्न थी और उसने कहा, पहले ये फ्रूट्स खा ले, फिर आज खाना खा के ही जाना। अम्मी सालन बड़े मजे का बनाती हैं। मैंने किसी तरह कटे हुए फल के एक दो टुकड़े खाए और किसी तरह बहाना बनाकर घर की तरफ सरपट दौड़ी आई। मैंने पूरी रात खुद को सपने में एक काले बुर्के और हाथ में तामचीनी की प्लेट में मुर्गे की टांग खाते देखा। अपने ऐसे भविष्य की तो कभी कल्पना ही नहीं की थी। पूरी रात पसीने पसीने होती रही और इसी उधेड़ बुन में वीकेंड खत्म हो गया और मैं फिर वापस कॉलेज और हॉस्टल की दुनिया में चली गई। प्यार की खुमारी अभी उतरी कहाँ थी। धारावाहिक की तरह सपने अभी भी रातों के साथी थे। सपनों ने अब नई करवट ले ली, जिसमें मैं एक छोटी सी चिड़िया और वो एक चिड़ा था। मैं कहती, चलो नीड़ बनाएं। चिड़ा जवाब देता, कैसे? पहले मेरे साथ तो आ। मैं कहती, शुरुआत तो कर पहले, मैं आ जाऊंगी। वो कहता, अकेले नहीं बन सकता, मेरा काम तो सिर्फ तिनके लाना है, सहेजना और तरीके से जमाना तुम्हारा काम है। मैं कहती, डर लगता है जमाने से, हिम्मत जुटाती हूँ। सपने में भी मैं हिम्मत न जुटा पाई। जब घोंसला ही नहीं बनाया तो अंडे कहाँ से देते। जब कभी सपने में हिम्मत जुटाती तो कभी अम्मा तो कभी पापा को एक पेड़ से गले में फंदा डाले पाती। अम्मा के एक दूर के भाई की बेटी डॉक्टर बनी और अपने ही एक मुसलमान सहपाठी डॉक्टर से भागकर शादी कर ली। खबर पाते ही मामा जी को दिल का दौरा आया और अस्पताल पहुंचने के पहले ही वो चल बसे। मैं तो अब इतना डर गई, जल्द ही अपने जहन से बुरका मुर्गा और चिड़ा चिड़ी का सपना उतार फेंका। लेकिन अब तक उन महाशय के सपने में शायद मैं भी आने लगी थी। उन्होंने अपने एक मित्र के जरिए अपना पैगाम मुझ तक पहुंचाया। मैं तो साफ मुकर गई और बड़े आदर्श की बातें की। फिर क्या था, पुनः मुश्को भव की तरह पूरे क्लास की बहनजी बन गई। उसका चेहरा कुछ दिनों तक उतरा रहा, फिर उसने भी भाइयों का गैंग ज्वाइन कर लिया। कहते हैं ना कि प्यार में हारा हुआ आशिक कुछ भी कर सकता है। बस फिर क्या था, उसने भी अपने पैतरे दिखाने शुरू कर दिए।
राखी पर एक बड़ा राखियों से भरा पार्सल घर पर आया, जिस पर लिखा था, प्यारी बहना के लिए भाइयों की ओर से सप्रेम भेंट। घर पर भी मुझे बहन जी कहने लगे। अब भी रक्षाबंधन मेरे घावों को हरा कर देता है। पति और बच्चे मुझसे जी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वे भी अब तक नहीं समझ पाए हैं कि रक्षाबंधन से मुझे इतनी चिढ़ क्यों है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।